दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था रासायनिक गुणधर्म बताया था हमने एल्किल हाइड्राइडों के, ठीक है। और जिसके अंदर आपको हमने 5 रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया था, जिसमें से पहले बात रासायनिक गुणधर्म जिसमें क्या हमने बताया था, होता तो भौतिक में लेकिन हमने इसको रासायनिक बताया है, कार्बन और हैलाइड बंध की प्रकृति, मतलब CX बंध की प्रकृति के बारे में आपको हमने बताया था। और क्या बताया था उसके अंदर, हमने ये बताया था जो CX बंध होता है वो उसके साथ X के ऊपर विद्युत ऋणात्मकता क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके द्वारा जो उसकी त्रिज्या होगी उस पर निर्भर करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें जो आज बताएंगे वो होगा हमारा दूसरा रासायनिक गुणधर्म, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये इस चैप्टर का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको हम अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको जो 3 छूट रहे हैं वो कौन से होंगे, एक होगा निराकरण विलोपन अभिक्रिया, और क्या था अपचयन, और हमने क्या बताया था धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो 2 में आपको हमने पहले वाला पढ़ा देता, आज हम दूसरे की बात करेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो हमारा जैसे टॉपिक था आज का, ये था हमारा आज का टॉपिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। समझना इसको आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होती क्या है, तो जैसे हम जानते हैं, आपको हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था, 3 प्रकार की होती थी। एक होता था मुक्त मूलक, एक होता था मुक्त मूलक जिसमें कोई पदार्थ A और B क्या होते थे, आपस में रिएक्शन करते थे, और यहाँ पर कोई पदार्थ मुक्त मूलक होता था तो A और C बन जाता था, और निकलने वाला पदार्थ आपका जो होता था वो होता कोई मुक्त मूलक होता था। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया थे मुक्त मूलक के। दूसरा आपको बताया था हमने कौन सा, आपको बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आपको बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब कि जिसमें कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जैसे A है और B है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, तो वहाँ पर ANU बन जाता है, और आपका जो पदार्थ निकलेगा B वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपको बताया था। तीसरा बताया था आपको हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो उसके अंदर आपको हमने बताया था कि आप हमारा कोई पदार्थ होगा AB, उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये पॉजिटिव अटैक करेगा, तो क्या होगा B यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर AE बन जाएगा, और निकलने वाला पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आपको हमने पहले बताया था, ठीक है। तो आज हमारा जो होगा वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, अर्थात A दूसरा नंबर होगा हमारा। तो आइए समझते हैं इसको हम। तो जैसा हमारा टॉपिक था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो होगी क्या, इसका मतलब यहाँ पर जो अगर कोई, जैसे हम एक तत्व X ले लें, एक Y ले लें, इस पर कोई तत्व हम A की रिएक्शन कराएं, अगर A क्या है, Y को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये तो हमारी XA बन जाएगा और Y बाहर तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो A पदार्थ है ये क्या होना चाहिए, हमारा कोई नाभिक स्नेही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाभिक स्नेही, ठीक है। नाभिक स्नेही क्या होते थे, ऐसे पदार्थ जिनके पास क्या होता था, जिनके पास लोन पेयर पाए जाते थे और निगेटिवली चार्ज होते थे, या जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते थे, नाभिक स्नेही पदार्थ बोलते थे। और ये किसी तत्व के साथ क्या करते थे, जुड़कर क्या बनाते थे, सिग्मा बंध बनाते थे। क्या बनाते थे, सिग्मा बंध। अर्थात हम बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, इस लोन पेयर को क्या करें, डोनेट करके, क्या करें, अपने डोनेट करके सिग्मा बंध बनाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही बोलते हैं। और जब किसी अभिक्रिया में कोई नाभिक स्नेही पदार्थ क्या करता है, रिएक्शन करता है, मतलब रिएक्शन को इनिशिएट कराता है, स्टार्ट कराता है, तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं अब। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या बोल सकते हैं हम, कि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई नाभिक स्नेही, जिसमें कोई नाभिक स्नेही पदार्थ, ठीक है, जिसमें कोई नाभिक स्नेही पदार्थ क्या करता हो, नाभिक स्नेही पदार्थ कार्बन के यौगिक से, नाभिक स्नेही पदार्थ कार्बन के यौगिक से किसी पदार्थ या तत्व को, किसी कार्बन के यौगिक से किसी पदार्थ या तत्व को,
ठीक है। पदार्थ या तत्व को क्या करता हो, तत्व को प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापित मतलब कि उसको हटाकर प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले, क्या करे, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। मतलब कि जब ऐसा कोई पदार्थ हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी हो कि जिसमें कोई नाभिक स्नेही पदार्थ, ध्यान देना, नाभिक स्नेही मतलब कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लिखते कैसे, NU- लिखते हैं, उसके साथ साथ इसके लोन पेयर, ठीक है। तो नाभिक स्नेही पदार्थ क्या करता है, कार्बन की अवधि से कोई तत्व या पदार्थ क्या करता है, प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी विक्रिया हमारी नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और लेकिन किसके साथ कारण हो रही है, न्यूक्लियोफाइल के कारण, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो इसे लिखेंगे कैसे, तो याद रखना, इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, इसे निम्न प्रकार से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। मतलब इस अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। मतलब अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कैसी हो रही है, नाभिक स्नेही, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, ये होता है हमारा RN, ठीक है। और इस पर कोई होगा NU रिएक्शन करेगा, NU क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल, और इसका ये लोन पेयर, तो क्या बन जाएगा, ये NU क्या करेगा, L को हटा देगा और यहाँ पर बन जाएगा RNU, और उसके साथ साथ यहाँ पर L मतलब लीविंग ग्रुप क्या होगा, अपने लोन के पेयर के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को व्यक्त करने का तरीका। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये हमारी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को व्यक्त करने का तरीका है। मतलब कि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। मतलब 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है R क्या होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं एल्किल समूह, क्या बोलते हैं हम इसको, एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है। यार हमारा क्या है, एल्किल समूह है। दूसरा क्या है, L आपका क्या है, लीविंग ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको हम, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या होते हैं, लीविंग ग्रुप जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं, मतलब जो प्रतिस्थापित पदार्थ, या क्या बोलते हैं, निकलने वाले पदार्थ, निकलने वाले पदार्थ क्या बोलते हैं हम, लिविंग ग्रुप। मतलब R के साथ जो लगा होगा वो क्या होगा, हमारा लिविंग ग्रुप। मतलब एल्किल के साथ जो जो ग्रुप लगा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, या क्या बोल दें, अब एल्किल समूह का इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा, तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होगा उसके साथ लगा हुआ तत्व एकल बंध द्वारा उसे क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। आगे हम इसकी विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है। और NU क्या होगा, NU होगा आपका कोई नाभिक स्नेही, क्या होगा यहाँ पर, नाभिक स्नेही। तो ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, यहाँ से R के बीच जो बंध है, इस बंध को क्या करेगा, हटा देगा, और यहाँ पर L को हटाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा और RU बन जाएगा, और L आपका लोन पेयर के साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को व्यक्त करने का तरीका। अर्थात एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं जो अभिक्रिया को कराते हैं, अभिक्रिया में करने में भाग लेते हैं, ठीक है, होने में भाग लेते हैं। कौन कौन से, फिर से समझ लेना। R क्या होता है, जिसको हम एल्किल समूह बोलते हैं, और R के साथ जो लगा होगा ग्रुप उसे क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं, अर्थात निकलने वाला पदार्थ। और उसके बाद तीसरा आता है जो इस पूरे रिएक्शन को इनिशिएट कराता है, स्टार्ट कराता है, अर्थात नाभिक स्नेही, ठीक है। तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 3 फैक्टर हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीन शॉट ले लें, फिर इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है, कैसे इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अभी हमने देखा कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसको हम लिखते हैं RL और NU माइनस विथ लोन पेयर, और चाहे गोला बना देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर रिएक्शन, NU क्या करता है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा, RNU बन जाएगा, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप आपका लोन पेयर के साथ क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये होता है हमारे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जिसमें आपको फिर ने बताया R क्या है आपका, R यहाँ पर है आपके पास एल्किल समूह, क्या है यहाँ पर, एल्किल समूह होता है। और L क्या है, L होता है हमारा लिविंग ग्रुप, L क्या होता है हमारा, लिविंग ग्रुप होता है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं निकलने वाला समूह, क्या बोलते हैं हम, निकलने वाला समूह, ठीक है। उसके बाद नंबर जो आता है NU क्या होता है हमारे यहाँ पर, NU आपका होता है नाभिक स्नेही पदार्थ, क्या होता है यहाँ पर, नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही पदार्थ या तत्व बोल दें या अणु बोल दें। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया में ये पूरा काम कौन कर रहा है, नाभिक NU मतलब नाभिक स्नेही कर रहा है, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। आपको हमने पहले ही बताया था। तो आपको हमने बताया इसके कितने फैक्टर होते हैं,
इस अभिक्रिया के 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एल्किल समूह, लीविंग ग्रुप और नाभिक स्नेही। ये तीनों ही क्या करेंगे? अभिक्रिया को होने में क्या करते हैं? भाग ले लेते हैं या अभिक्रिया कराने में भाग लेते हैं। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हम आपको समझाएं एग्जाम्पल कि जैसे हम ले लें CH3Cl, ठीक है, CH3Cl ले लें और यहाँ पर रिएक्शन हम करा दें किसके? OH- के साथ। जब OH- के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसको हम मिलाएंगे किसी सॉल्वेंट में। किस में मिलाएंगे हम? सॉल्वेंट में। अच्छा, सॉल्वेंट मिलाने का क्या कंडीशन है कि जब दो चीज़ों की रिएक्शन कराई जाती है हमेशा उनका जो फेज़ होगा, फेज हमेशा लिक्विड या गैस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि लिक्विड और गैस फेज में अणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, ताकि वो आपस में जब आएंगे एक दूसरे के पास टक्कर करें। वरना जब एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, ठोस लेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, इसलिए रिएक्शन होगी नहीं। तो रिएक्शन को कराने के लिए हम यहाँ पर कोई सॉल्वेंट या लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अब देखिए होगा क्या, अगर यहाँ पर देखा जाए OH- में इसका स्ट्रक्चर बना दे तो O के पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और जो क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? ऑक्सीजन के पास होता है। और ये CH3 का स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पर कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगेगा और एक क्या होगा? क्लोरीन आपका, ठीक है। एक क्लोरीन क्या होगा आपका? और एक क्लोरीन आपका यहाँ पर लगा हुआ होगा, ठीक है। अब जैसा हम जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच जब ये OH- आएगा तो OH- न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बन क्लोरीन के बीच जो बंध है ये क्या होगा? इसके पास जो कार्बन क्लोरीन के बीच जो बंध है या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन की चेन पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यही पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो जिसकी वजह से एक साइड से क्लोरीन निकलता रहेगा, दूसरी साइड से ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ता होगा। और लास्ट में क्या होगा? ये OH समूह क्या होगा? क्लोरीन को हटाकर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर क्लोरीन हटकर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर क्लोरीन हटकर OH जुड़ जाएगा और क्लोरीन अपने नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? इसलिए जब OH- की रिएक्शन हम CH3Cl से कराएंगे तो होगा क्या? यहाँ से OH क्या करेगा? Cl को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? CH3OH बन जाएगा और क्लोरीन निकल जाएगी विथ लोन पेयर के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? OH देखो, क्योंकि ये अभिक्रिया को इनिशिएट करा स्टार्ट करा रहा है, ये हमारा क्या होगा? NU मतलब कि नाभिक स्नेही होगा। और ये CH3Cl में ध्यान देना, CH3 क्या आपके पास? ये R समूह है और Cl क्या है? Cl आपका लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये वो ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया से निकल कर बाहर जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आपको बन जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसको प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर या 3 मुख्य कारक होते हैं जो इस अभिक्रिया को कराते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारी कोई नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारे 3 फैक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं और इनकी क्या कहानी होती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको हम 3 फैक्टर कौन कौन से हैं और कैसे इनको लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्या लिखेंगे हम? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर हो रही है, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, ठीक है, अभिक्रिया के क्या होते हैं? 3 कारक होते हैं। क्या होते हैं? 3 कारक या 3 क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, ठीक है। 3 फैक्टर होते हैं जिससे अभिक्रिया होती है। क्या होती है? जिससे अभिक्रिया होती है। मतलब यही 3 फैक्टर ही अभिक्रिया को क्या करते हैं? कराते हैं, अभिक्रिया होती है। और वो 3 फैक्टर कौन कौन से होंगे फिर से हम बता दे रहे हैं। एक होता है आपका आर, जिसको बोलते हैं क्या? एल्किल समूह, जिसको क्या बोलते हैं हम? एल्किल समूह, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? एल क्या होता है हमारा? लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप, जिसको हिंदी में हमने बताया जो क्या होगा? निकलने वाला समूह, ठीक है। ये क्या होगा हमारा? निकलने वाला समूह, ठीक है। उसके बाद नंबर तीसरा जो आएगा वो क्या होगा हमारा? NU- विथ नेगेटिव चार्ज, और जिसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल, जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही, ठीक है, ये कहा जाता है। तो अब आइए हम सबसे पहले तीनों में सबसे पहले हम बात करें नाभिक स्नेही पदार्थ होते क्या और कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं नाभिक स्नेही। तो जैसा हमने पहले ही पढ़ रखा है कि नाभिक स्नेही होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो नाभिक स्नेही ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती हो। क्या होती हो? अधिकता पाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कि अगर कहीं अभिक्रिया में ऑक्सीजन में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो ये क्या करेंगे?
ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को जो क्या करते हो अधिकता पाई जाती है और जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, अब भाई अधिकता होगी इसलिए क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, और आपको हमने पहले भी पढ़ा रखा है न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार के होते हैं, उदासीन होता है और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जिसे हम उदासीन बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और कुछ विशेष कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या बताया हमने, नाभिक नहीं ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है और जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं किसी अभिक्रिया में, बनाते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये चीज़ ऐसा हो रही है, ऐसा कोई पदार्थ काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम नाभिक स्नेही पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अर्थात बोल देंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं जो पदार्थ, उसे क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही पदार्थ बोलेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान देना, जैसे आपका F- क्या है, ये एटम है और इस पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसे Cl- बोल देंगे। और ऐसे Br- और ये I-, ये सब क्या है, एटम्स हैं, मतलब परमाणु हैं। और कैसे हैं ये परमाणु के फॉर्म में और नेगेटिव पार्टिकल हैं। और क्या होगा, और इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा नाभिक स्नेही होगा। और क्या है, ये हैलाइड है। क्या है हमारे, ये हैलाइड, अर्थात इसका मतलब हैलाइड जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप, अच्छे नाभिक स्नेही होंगे। और जैसे हम ले लें, देखो OH-, क्या ले लें हम, OH-, ये भी हमारा क्या होगा, नाभिक स्नेही क्यों होगा, क्योंकि जब OH में O के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर पाया जाता है। तो लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका तो क्या बताया ना, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, अर्थात ये अधिकता पाई जाए मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन पर लोन पेयर होता है। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं, उसे नाभिक स्नेही बोलेंगे। इसलिए हमारा ये भी क्या होगा, OH- से नाभिक स्नेही होगा। और क्या ले लें हम, जैसे NH2-, क्या ले लें हम, NH2-, ये भी नाभिक स्नेही है। और क्या ले लें हम, जैसे हम ले लें CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, नाभिक स्नेही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी नाभिक स्नेही होगा। और जैसे न्यूट्रल की बात करें कि हमारा न्यूट्रल बेस में जैसे हम ले लेते हैं वाटर, क्या लेते हैं हम, H2O अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो क्या होगा, O यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा, उसके पास 2 लोन पेयर आएंगे। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आया, तो इसका मतलब क्या हो गई है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिखता है। और अगर कहीं पर रिएक्शन करें तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हटा कर यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब ये हमारा नाभिक स्नेही होगा। ऐसे लिख लें ROH, जिसे हम क्या बोलते हो आप, एल्कोहल बोलते हो। एल्कोहल भी क्या होगा हमारा, तो R को की स्ट्रक्चर बना होगा और ऐसे बनेगा आपका यहाँ पर। इस पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है, इसका मतलब ROH, जिसे एल्कोहल बोलते हो, ये भी हमारा क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा। ऐसे हम लिख लें H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका स्ट्रक्चर बना दे, देखो सल्फर यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, इस पर भी 2 लोन पेयर आएंगे। इसका मतलब इन सब पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, इसलिए ये सब क्या होंगे, हमारे नाभिक स्नेही पदार्थ होंगे। मतलब अगर ये कहीं अगर मिल रहे हैं तो ये क्या करेंगे, आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया या जैसे रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये बिहेव करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर जिसे हम नाभिक स्नेही कहते हैं। आपके NCERT में हमने चार्ट पेपर आपके NCERT किताब में लिखा हुआ है, आपको भी उसको वहाँ से देख लेना है नाभिक स्नेही पदार्थ के बारे में। ठीक है, जैसे कुछ पदार्थ को और हम दिखा देते हैं कैसे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे देखें आपके NCERT में लिखा है NaOH, अब NaOH ले लें या KOH ले लें, इन दोनों में देखो क्या लिखा है, इसमें OH मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, KOH या NaOH में OH क्या है, नाभिक स्नेही है। ऐसे H2O में हमने बताया, H2O में देखो HOH लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये भी OH में आएगा, इसका मतलब ये भी नाभिक स्नेही होगा, वाटर भी हमारा होगा। और जैसे हम NaI, सोडियम आयोडाइड बोलते हैं, बताओ सोडियम आयोडाइड में देखो हम आयोडीन जानते कि नहीं जानते, ये भी हमारा क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा। और ऐसे अगर हम ले लें RNH2 मतलब प्राथमिक में क्या होगा, NH2 आपका भी हमने बताया माइनस क्या होता है, नाभिक स्नेही होगा। ऐसे अगर आपको मिल जाए KCN, क्या मिल जाए, KCN, तो ये KCN में ध्यान देना, पोटेशियम तो धातु है, CN क्या है आपके पास, CN यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप होगा, इसलिए क्या होगा, ये CN भी आपका नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये भी अगर KCN लिखा है तो इसका मतलब KCN से CN क्या करेगा, नाभिक स्नेही बनेगा। और अगर हम ले लेते हैं AgCN, तो AgCN भी क्या है आपका, में CN भी आपका क्या होगा, यहाँ पर CN नगर की इसको हम NC लिखते हैं, और ये क्या होगा हमारा, ये भी नाभिक स्नेही होगा।
और अगर हम देखो KNO2 लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो KNO2 में आप देखिए पोटेशियम धातु है तो NO2 क्या होगा आपके पास, यहाँ पर नाभिक स्नेही होगा। तो ऐसे हम जैसे लिख ले RCOOH, आपको देखो हमने बताया था ना इसको, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर है लवण, तो ये इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर इसको हटा दिया जाए तो सिल्वर धातु है तो क्या हो जाएगा RCO नेगेटिव, ये भी हमारा क्या होगा नाभिक स्नेही। तो ऐसे कोई अगर हम वो यौगिक लेते हैं तो यौगिक भी क्या होते हैं, यौगिक में आपको देख कर या पहचान लेना चाहिए उसमें कौन से नाभिक स्नेही आएंगे, ठीक है। ये चार्ट पेपर आपको बताया भी गया है आपके NCERT बुक में, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी बात करते हैं, नाभिक स्नेही मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जो होता है हमारा एल्किल समूह, ठीक है। दूसरा हमने रिएक्शन देखो ध्यान देना, आपको लिखते क्या लिखते RL लिखते थे, NU माइनस लिखते थे, और क्या होता था आपका RNU बन जाता था और यहाँ पर L बाहर चला जाता था। तो गौर देखो यहाँ पर चेंज इन दोनों में हो रहा है, ये आपका ऐसा पड़ा का पड़ा है, मतलब पूरी रिएक्शन आपके ऐसे ग्रुप पे हो रही है जो रिएक्शन के में पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन हट नहीं रहा है, मतलब इसकी जगह पर कोई और आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, आधार अणु होता है। क्या होता है ये, आधार अणु, अर्थात जो हमारा R है, R मतलब कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हम एल्किल हमारा समूह, हैलाइड नहीं एल्किल, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आधार अणु होता है जिसको हम इंग्लिश में सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, मतलब कि ये भी बोल सकते हैं, देखो NU किस पे अटैक कर रहा है, L पर, और L किससे जुड़ा है, R से। इसका मतलब अभिक्रिया में नाभिक जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप जिस पदार्थ से जुड़ा होगा उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, आधार अणु, या क्या बोला जाए, सबस्ट्रेट बोला जाता है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि कार्बन श्रृंखला जिस पर क्या हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, अर्थात वो कार्बन श्रृंखला जिस पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है या जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है अर्थात R, उसी को क्या बोलते हैं, हम आधार अणु बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि कार्बन श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, दूसरा फैक्टर, फिर से लिख देते हैं, हमारा सेकंड फैक्टर होगा। सेकंड फैक्टर जिसको हम क्या बोलेंगे, आधार अणु या सबस्ट्रेट बोलेंगे। ये इसकी परिभाषा क्या होगी कि कार्बन श्रृंखला, क्या बोलेंगे इसको हम, कार्बन श्रृंखला जिस पर, कार्बन श्रृंखला जिस पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, कार्बन श्रृंखला जिस पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, या क्या बोलने, अथवा कार्बन श्रृंखला, क्या बोलने अर्थात, अथवा कार्बन श्रृंखला जिस पर, कार्बन श्रृंखला जिस पर क्या लगा हो, एल्किल समूह या लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, जिस पर क्या होता है, निकलने वाला समूह, जिस पर निकलने वाला समूह जुड़ा होता है, जिस पर निकलने वाला समूह जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, जुड़ा होता है, उसे कहा जाता है आधार अणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आधार अणु या सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब आधार अणु को भी हम समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो गौर से, तो एग्जाम्पल मतलब कि जैसे हम लिख दें CH3I, तो अब देखो I को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये CH3, ये क्या होगा हमारा आधार अणु होगा। ऐसे लिख दें हम CH3L, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो लिविंग ग्रुप से जुड़ा है, CH3 से जुड़ा है, इसलिए CH3 क्या होगा हमारा, यहाँ पर सबस्ट्रेट मतलब आधार अणु होगा। ऐसे बहुत से भी हम रिएक्शन लिख दें एग्जाम्पल में, इसलिए हम लिख सकते हैं CH3 डॉट सिंगल या CH3CH2, ये भी हमारा क्या होगा 1 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री एल्किल समूह है। और ऐसे हम लिख दें RCH2, तो ये भी हमारा क्या होगा 1 डिग्री एल्किल समूह। ये सब क्या हमारे सबस्ट्रेट के काम करेंगे, मतलब कि इस पर क्या होगा, कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ले लें हम, और क्या, जैसे लिख लें RCH और R, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा 2 डिग्री एल्किल समूह होगा। तो ये सब जितने एल्किल समूह है 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, सब क्या करेंगे, आधार अणु का काम करेंगे। और एग्जांपल ले लें, जैसे हम RCR और R, ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर कितने R ग्रुप हैं, 3, इसका मतलब ये कितना डिग्री एल्किल समूह होगा, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री एल्किल समूह होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी एक प्रकार का सबस्ट्रेट का काम करेगा, ठीक है। अब समझिए आप थोड़ा यहाँ पर, तो जहाँ पर इस वाले सिंगल वाले पे, यहाँ पर जो बोल दें, यहाँ पर जो अभिक्रियाशीलता या स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि यहाँ पर एक तत्व के साथ जो तत्व आ रहे हैं उसमें तत्व की अभिक्रियाशीलता कैसी है। तो यहाँ पर देखो अणु कम आ रहे हैं, तो इस पर हिंड्रेंस मतलब इस पर जो बाधाएं हैं क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि यहाँ पर जो बाधाएं होंगी वो कम होंगी, इसमें तत्व की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इस पर कोई अगर पदार्थ अटैक करेगा तो ये सब जो बाहर बाहर लगे हैं पदार्थ या अणु, ये उसको जाने नहीं देगा, मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, थोड़ा कम फास्ट होगी या होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में इसके बगल
अगल बगल जो ग्रुप जुड़े हैं वो और बड़े ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इस स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं स्थैतिक भीड़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करना चाहेगा तो यहाँ पर अणुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से भीड़ ज़्यादा होगी, जिसलिए इसको यहाँ पर अटैक करना टफ होगा। तो देखा क्या गया कि जो हमारा 3rd डिग्री होता है एल्किल हैलाइड 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो 3rd डिग्री में जो आपका विक्रियाशीलता होगी वो बहुत कम होती है, 2 डिग्री में उससे ज़्यादा होगी, 1 डिग्री क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब विक्रियाशीलता का ये क्रम होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थैतिक भीड़ देखने को कहाँ मिलेगी, 3rd डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पर और 1 डिग्री पर। मतलब अगर हमें ये पता करना हो कि कौन जल्दी अभिक्रिया करेगा, कौन ज़्यादा विक्रियाशील होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि उस पर कितनी भीड़ आ रही है। अगर उससे जुड़ने वाला पदार्थ जो कार्बन है उस पर ज़्यादा कार्बन लग गया तो इसका मतलब उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्थैतिक भीड़ ज़्यादा होगी तो वो कम अभिक्रियाशील होगा। लेकिन अगर उस पर पास पास जो अणु हैं वो उसकी संख्या कम है तो वहाँ पर स्थान ज़्यादा होगा तो कोई पदार्थ को अटैक करने पे आसानी होगी, इसलिए वहाँ पर रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। अर्थात अगर स्थैतिक भीड़ कम होगी या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से अगर हम देख सकते हैं और अभिक्रियाशीलता का क्रम बता सकते हैं और हमें उसको भी जानना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और बेहतर होगा। अब जैसे यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्थैतिक बाधा की बात करें तो कैसे हम पहचाने कौन ज़्यादा विक्रियाशील होगा और कौन कम। पहला अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम ले लें CH3, ठीक है, इससे हमने लगा दिया Cl, और दूसरा हम ले लेते हैं CH3, CH2 और CH2Cl। अगर हम आपसे पूछें कौन डिग्री वाला होगा तो आप बताएंगे ये 2 डिग्री वाला। क्या बोलेंगे, ये 2 डिग्री एल्किल समूह है। और ये कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। क्यों 1 डिग्री, क्योंकि इससे जो जुड़ने वाला कार्बन, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं और इस वाले पर जुड़ने वाला कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है। तो अब आप बताओ इस वाले जुड़ने वाले अणु क्या हैं, ज़्यादा हैं, और इससे जुड़ने वाले अणु कम है। तो यहाँ पर स्थैतिक भीड़ मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी, इसलिए आपका ज़्यादा विक्रियाशील कौन होगा, ये पहला वाला ज़्यादा विक्रियाशील होगा और दूसरा वाला कम विक्रियाशील होगा। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लिखते हो बेंजीन का। ठीक है, एक आपका बेंजीन हमने ये ले लिया Cl और इससे क्या कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक यहाँ पर जोड़ दिया Cl। ठीक है, और ऐसे अगर दूसरा हम बेंजीन ले लेते समझना आप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। ये आपका हमने लिख दिया Cl, ठीक है, और तीसरा हमने बना दिया यही ही बेंजीन के साथ हमने ऐसे करके ऐसे बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दिया Cl। तो अगर हम आपसे पूछें कौन कितनी डिग्री वाला है, ध्यान देना इस वाला क्लोरीन, यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इससे 3 कार्बन और जुड़े हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसलिए हमारा ये 3rd डिग्री क्लोरोबेंजीन होगा। और इस वाले कार्बन पे देखो क्लोरीन किससे जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, और इस वाले कार्बन कितने कार्बन जुड़े हैं, सिर्फ 1 और 2 कार्बन जुड़े, इसलिए क्या होगा 2 डिग्री होगा। और यहाँ पर ये क्लोरीन किससे जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन से केवल 1 कार्बन जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा। इसका मतलब ये 1 डिग्री क्लोरोबेंजीन, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री होगा। तो कौन ज़्यादा विक्रियाशील होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा 1 डिग्री वाला ज़्यादा विक्रियाशील होगा, क्योंकि इस पर स्थैतिक भीड़ कम है, फिर इस पर, और फिर सबसे कम अभिक्रियाशील आपका 3 डिग्री होगा। ठीक है, इस टाइप से हम डिसाइड करते हैं कौन ज़्यादा विक्रियाशील होता है, अर्थात स्थैतिक भीड़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसको हमने बताया था आधार अणु, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं, जो नाभिक स्नेही का दूसरा फैक्टर था। अब तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं फिर। तो ध्यान देना जो हमारा यहाँ पर तीसरा फैक्टर होगा, तीसरा कारक जो होगा वो क्या था हमारा, आपको बताया था हमने, निकलने वाला पदार्थ। ठीक है, निकलने वाला पदार्थ। और आपको ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, अगर आप ये चीज़ जान जाते हो तो आपको रिएक्शन करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। निकलने वाला पदार्थ जिसको हमने बताया था इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो फैक्टर होगा वो डिसाइड करेगा हमारा। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप क्या होता है, अभी हमने बताया, देखो जब लीविंग ग्रुप निकलता था, जैसे रिएक्शन आपने कराया था एल से और यहाँ पर NU माइनस किया था, तो क्या हुआ था, NuL को हटा दिया था और क्या बन गया था, रिएक्शन में RL बन गया था और RNU बन गया था, और यहाँ पर L क्या हो गया था आपका, बाहर चला गया। इसी को हमने क्या बताया था, इसी को हमने बोला था लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये हमारा लीविंग ग्रुप था। तो इसका मतलब जो निकलने वाला पदार्थ है तो क्या बोलेंगे, अर्थात ऐसे पदार्थ जिस पर क्या होता हो, ऋणात्मक आवेश होता हो, क्या होता हो, ऋणात्मक आवेश होता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ऋणात्मक होते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव होता है, और जो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं, जो वीक बेस होते हैं। बेस मतलब कि इसका जो क्षार बनाओगे, क्षार बहुत ही
वीक होगा, एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो जो वीक बेस वाले पदार्थ होते हैं या जिसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और जो अपने खुद में मतलब वो उसके पास जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा वो, स्टेबल, क्योंकि रिएक्शन में नहीं हो रहा बल्कि निकल रहा है, और निकल रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलने का मतलब है इसके पास खुद की ताकत होगी ना इलेक्ट्रॉन को खींचने की। इसलिए दूसरे तत्व जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा तो इसके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिन पर ऋणात्मक आवेश होता हो और जो अस्थाई क्या होते हैं, अस्थाई ऋणात्मक आवेश हो, ठीक है, और जो ज़्यादा ही क्या हो, ऋण विद्युती हो, मतलब कि ऋण विद्युत मतलब ज़्यादा ऋणात्मक वाले पदार्थ तत्व होते हैं और वीक क्षार वाले होंगे, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। और जैसे हम जानते हैं XX मतलब हैलाइड, ध्यान देना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी क्या हमारे ये अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनके पास क्या होगा, चार्ज स्टेबल होगा, और स्टेबल होना भी चाहिए था। और उसके साथ साथ और ये क्या होंगे, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्रम देखा जाए तो ये सबसे भी त्रिज्या बड़ी होगी, इससे छोटी और इससे छोटी। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी हम अगर बात करें क्रियाशीलता की, तो क्रियाशीलता में ध्यान देना सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसकी त्रिज्या जितनी छोटी उसके बंध की लंबाई उतनी छोटी, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज रखने की ताकत क्या होगी, उतना ही कम होगा। मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो चार्ज उस पर स्टेबल होगा जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो आयोडीन की त्रिज्या ज़्यादा होगी इसलिए इस पर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये कम अभिक्रियाशील होगा। तो लेकिन फ्लोरीन क्या करेगा, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा क्योंकि इस पर चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा, लेकिन आयोडीन से कम होगा। इसलिए जिसकी त्रिज्या छोटी होती है उस पे चार्ज अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ज़्यादा विक्रियाशील होंगे। और जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी जैसे आयोडीन, ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो ताकत होगी खींचने की वो बहुत ज़्यादा, इसलिए ये आपका इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इसलिए देखो समझना, इसलिए हम कार्बन और फ्लोरीन की बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विक्रियाशीलता की बात करें, उल्टा हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के बंध की लंबाई छोटी है, त्रिज्या छोटी है, इसलिए ये कि इस पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा होगी। आयोडीन पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बहुत कम होगी, इसलिए आसानी से ये लीव कर जाएगा, लेकिन ये लीव नहीं करेगा। यही वजह है कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बंध होता है इसको तोड़ना क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए कभी भी कार्बन फ्लोरीन के बीच रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होती है। और हम बोल सकते हैं ओवरऑल की जो अभिक्रिया में क्या होते हैं, खुद लिविंग ग्रुप क्या बोल सकते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में खुद क्या हो, हट जाए, खुद क्या होते हैं, हट जाते हैं और दूसरी जगह दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, जगह दे देते हैं। भाई आप हट गए, आप हटकर किसी और को जगह दे दो, तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे, लिविंग ग्रुप होंगे। तो ये आपके 3 फैक्टर को हमने डिस्कस किया, और 3 फैक्टर को डिस्कस करने के बाद इसकी अभिक्रियाशीलता क्रम भी देख लो। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम अभिक्रियाशील आयोडीन होगा। स्टेबल की बात हो गई, तो ठीक है। तो ये हुआ हमारे 3 फैक्टर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कराने के लिए, और आपको मेरे हिसाब से समझ में भी आया होगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन, फिर हम रिएक्शन की बात करेंगे। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए हो तो अब आपको रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।